नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है अपनी नेक्स्ट कहानी पढ़ने जा रहे हैं और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गैंग्रीन। इसको जो है रोज़ कहानी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी जो है नेट पाठ्यक्रम की 10वीं कहानी है। ये कहानी जो है अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम जो है इस कहानी की समीक्षा सार और पात्रों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गैंग्रीन रोज़ कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन की कथा है। एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। रोज़ एक ही दिनचर्या पर चलती मालती के जीवन की कहानी जो शीर्षक से भी बयान होती है, रोज़। तो ये याद रखना, मालती जो है इस कहानी की जो है नारी मुख्य पात्र है। यह कहानी सर्वप्रथम गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में इसका शीर्षक बदलकर जो है रोज़ कर दिया गया। ये कहानी अज्ञे की कहानी संकलन विप्थगा में, तो ये भी याद रखना कि ये कहानी जो है अज्ञे की कहानी संकलन विप्थगा के पहले संस्करण में है और 5वें संस्करण में 1990 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली में प्रकाशित हुआ। यह कहानी गैंग्रीन नाम से प्रकाशित है। कहानी के पात्रों की बात करें तो कहानी के पात्रों में मालती गैंग्रीन रोज़ कहानी की मुख्य पात्र है। विवाहित स्त्री जो एक बच्चे की मां और अपने वैवाहिक जीवन से त्रस्त है। दूसरे पात्र की बात करें तो महेश्वर मालती का पति है, एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। तो ये याद रखना आपकी, इसका पति जो है सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस बार नेट में पूछा गया था कि मालती का पति जो है वो क्या करता है, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दे के रखे थे। तो ये था डिस्पेंसरी में डॉक्टर। इसके बाद बात करें तो एक टिटी मालती और महेश्वर का बच्चा है। एक कथाकार जो कि एक अतिथि है, मालती के बचपन का मित्र और रिश्ते का भाई है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का सार। तो दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे एक जान पड़ा, मानो उस पर किसी के छाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकम्मय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? अभी आए नहीं? दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब से गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर वह चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते ही दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा कि यह कैसी छाया सी इस पर छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हंक, और हमारी पढ़ाई भी बहुत इकट्ठी हुई है, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या? यह मैंने अभी सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ अब मैं सोच रहा था कि कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई।
मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे टीटी कहते हैं। तो ये भी याद रखना कि टीटी जो है मालती और महेश्वर का बच्चा है। टीटी टीटी आजा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और वहाँ सा होकर कहने लगा मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा। वह फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात ही नहीं की या भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष बीत जाने पर वह भूल गई? अब या मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, या हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। एकाएक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देख कर आँखों में कुछ विचित्र स्वभाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने, कभी किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु और पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए फिर वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृति में मानो मर गया है उतने क्षीण बल से। यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। इसके बाद बात करें तो तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फ़ोटो में उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन चली गई और हम दोनों के भीतर बैठकर बातचीत करने लगी। उनकी नौकरी के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में, ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। तो ये याद रखना कि वह एक सरकारी डिस्पेंसरी में जो है डॉक्टर है। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाना पड़ता है। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य ज़रूरी हिदायतें करने उसका जीवन भी बिल्कुल निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उत्काय हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देख कर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ का ऐसा ही होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यार रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसे ही करता रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले, और रोटी लेकर आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जहाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की तो शायद टांग काटनी पड़ेगी। गैंग्रीन हो गया है। तो गैंग्रीन बीमारी का जो है जिक्र आया है, जो शीर्षक में भी है, गैंग्रीन शीर्षक है इसका, गैंग्रीन या रोज़। तो थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती की बाट बंद कर आई और मेरे पास
बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं इतनी देर टीटी के साथ खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी के हाथ लेकर झुलाने लगा और जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। शायद अस्पताल में ही 3 खटके। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप एक लंबी थकी हुई सांस लेकर साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूँ ही रोब तो ना जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हो गए। जो सब्जी साथ लाए थे वो अब बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो। और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट गई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज़ ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। चलो तुम 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मनी मन सोचने लगा कि अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई, यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मैंने सहायता टीटी से कह एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले 2 दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा ही नहीं और बोली, यहाँ कैसे आए? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? तो 2-1 दिन तो रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊँगा, ज़रूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु वहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तकें भेजूँगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आई कैसे हो? लारी से पैदल इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ। अच्छा किया। यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। थोड़ी देर मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों को घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँगने लगा। एकाएक वह एक स्वर में टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी और मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वहीं 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर कह रही है। 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसकी मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर की स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर से कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्यपथ पर इतना अंश तय कर लिया। ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए और उसके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह को पोंछते हुए महेश्वर को से पूछा कि आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित गिलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? यहाँ कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको
केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले हाँ, मिल ही जाते हैं, यही हर दूसरे चौथे दिन केस आ जाता है, बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन में ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली हाँ, केस बनाते हैं, देर क्या लगती है। कांटा चुभा था पर टांग काटनी पड़े, या भी कोई डॉक्टरी है। हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसकर बोले ना कांटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। मालती मेरी और देखकर बोली ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल में टिप 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 मालती ने कहा पानी, और उठाकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे थे। टीटी महेश्वर की टांगों के सारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़ा मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती होगी। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर या लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब की नीचे जाएंगे तो 4 पहिया ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले अच्छा तो बाहर ही सोएंगे। आपके आने से इतना लाभ होगा कि टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरा पलंग उठाकर निकलवा दिया। हम तीनों महेश्वर, टीटी और मैं पलंग पर बैठ गए। यह वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी के साथ खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया, किंतु बातचीत में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर के बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें आंगन की ओर ले आई, रसोई छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ हैं? अंगीठी पर रखे हैं, कागज़ में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डालकर, जिस कागज़ में लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ रही थी। जब दोनों और पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंककर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया कि बहुत दिनों की बात थी जब हम स्कूल में भर्ती ही हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ देरी पर आम के बगीचों में पेड़ पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आया कि जब मैं भाग आता तो मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसकी एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसमें 20 पेज है, रोज़ पढ़ा करो, हफ्ते भर में के बाद देखूंगा कि इसे समाप्त कर चुकी होगी, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर उसने पढ़ी नहीं। नित्य उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती थी। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन पिता ने पूछा कि किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तुम चुप खड़ी रही। पिता ने कहा कि उद्धत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर अलग बात है कि समय से यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े के लिए तरसती है, या क्या है। या तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली गई तो टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकाने लगी, दूसरी ओर कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर सामने रखने लगी। हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की, एक दूसरे से कुछ कहने की और ना जाने किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए तो टीटी सो गया था। मालती पलंग एक और मोम जामा बिछाकर उस पर लिटा गई। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर में मानो जोर दिया। थका
तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया कि वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बज रहे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत चांदनी चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी में सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान के चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने कहा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाव पहाड़ों से भी भाव उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा। अकेले मैंने महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और यह कह रही थी कि अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से ही रिला जता रही थी कि रोज़ इतने ही बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा में मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मनोशैशवोचित बामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने खुद खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा से भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे के। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रियागति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में, मेरे समूचे अस्तित्व ने विरोध के स्वर में कहा, मेरे मन में भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ युक्ति, माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि यह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश की ओर देख रही है, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। तो ये थी हमारी कहानी गैंग्रीन रोज़। तो आज हमने जो है अपनी 10वीं कहानी जो है वो समाप्त कर ली है। तो जल्दी हम जो है अपनी नेक्स्ट कहानी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।